तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली। वो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आईडीई इंस्टॉल करना। पहले ये जान लेते हैं कि आईडीई को यूज क्यों करते हैं। आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडीई को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोड को एक जगह पे लिखने, फिर दूसरी जगह रन करने और तीसरी जगह आउटपुट देखने के लिए इधर उधर बार बार विंडोज वगैरह स्विच करनी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा अपन को ये सारी चीजें अगर एक ही जगह पे मिल जाएं तो उससे टाइम भी बचता है और कोडिंग भी फास्ट होती है। इन सारी चीजों का एक सॉफ्टवेयर में जो कोलेबोरेशन होता है वो सॉफ्टवेयर आईडी कहलाती है। तो फिलहाल गूगल की जो एंटी ग्रेविटी आईडी है वो अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि उसमें काफी सारे एडवांस फीचर भी हैं। और भी बहुत सारे आईडीज आती हैं जैसे जेट ब्रेन्स की पाइचार्म और माइक्रोसॉफ्ट की वीएस कोड और भी काफी सारी हैं। तो आप अलग अलग ट्राई कर लेना। एक बार मैं ये सेटअप करनी बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले खोलेंगे ब्राउजर। इसमें सर्च करेंगे डाउनलोड एंटी ग्रेविटी। अब जो ये पहला लिंक है गूगल एंटी ग्रेविटी डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें डाउनलोड फॉर x64 पे क्लिक करेंगे। ये जो विंडो दिख रही है ये डाउनलोड मैनेजर की विंडो है। अगर आपने कोई डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल नहीं कर रखा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि ये भी डाउनलोड मैनेजर ओपन सोर्स है और उसमें जो अदर डाउनलोड मैनेजर में फीचर आते हैं, इवन प्रो फीचर, वो भी मिलते हैं। तो आप इसको यूज कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब ये डाउनलोड करते हैं आईडी को। ये हमने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। ओपन पे क्लिक करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो ये पहली लाइन है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक बार और नेक्स्ट पे, एक बार और। उसके बाद में क्रिएट डेस्कटॉप आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आईडी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके फर्स्ट रन पे इसको सेटअप करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टार्ट फ्रेश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डार्क मॉडर्न थीम को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हम एआई से अपना कोड लिखवाना चाहें या एआई से कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना चाहें तो वो करवा सकें। तो एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में एक्सटेंशंस के सामने जो एक कॉन्फ़िगर बटन है इस पे क्लिक करना है और पाइथन को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस के सामने जो चेक बॉक्सेज हैं इनको अनचेक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है और जो भी आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, जिस आईडी से आप इस आईडी में लॉगिन करना चाहें वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। साइन इन पे क्लिक करना है। अभी हमें दिखा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब हमारी आईडी साइन इन कर चुकी है। अब इसमें अगली स्क्रीन आ गई ना। पहले दिखा रहा था साइन इन विद गूगल, तो अब वो नहीं दिखा रहा, उससे अगली स्क्रीन आ गई। इसमें यस के साइड में जो है इस पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब बाई चांस अगर साइन इन नहीं हो तो अपन क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो साइन इन हो जाएगी। अब अपनी आईडी ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे जाते हैं तो हम यहाँ साइड में देख सकते हैं कि पाइथन के जो एक्सटेंशंस थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इनके बारे में हम बाद में समझेंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं। ये एक्सप्लोरर है, इसमें जो सारी जिन फाइल्स पे अपन वर्क कर रहे हैं या जिस फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। इस पे क्लिक करते हैं। अब पहले एक फोल्डर डिसाइड करते हैं अपन अपना कोड जहाँ पे सेव होगा। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है इसका मतलब है कि हमने जो फोल्डर चूज किया उसका जो पेरेंट फोल्डर है, पेरेंट फोल्डर मतलब अपने वाला फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है, तो उस पेरेंट फोल्डर में हम जो डेटा उस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, कहीं वो वायरस तो नहीं है या कोई मालिशियस स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो इस लैपी में तो नहीं है एटलीस्ट, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ से अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक फाइल बनाएंगे पहले। जैसे इमेज फाइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं .jpg, .jpeg, .png, .tiwf, पीडीएफ फाइल्स के .pdf, एक्सेल फाइल का .xlsx, वैसे ही नॉर्मल पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। तो हम एक सिंपल सी फाइल बनाते हैं पहले। ये फाइल बन गई और ये यहाँ पे ओपन हो गई है। तो अब हम पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं। पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है वो होती है प्रिंट। कंसोल पे कुछ भी आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट काफी जगह काम में आती है, जैसे एरर प्रिंट करने के, डीबगिंग में और अपने रिजल्ट का आउटपुट लेने में। तो चलिए इसे सीखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे अपने आप सजेशंस मिल रहे हैं। ये इस आईडी का फीचर है एआई से ऑटो कंप्लीट कराने का। मैं फिलहाल इसे बंद कर रहा हूँ, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इसे बंद मत करना, क्योंकि आप जो भी टाइप करेंगे तो ये आगे सही सजेस्ट करेगा और आप बार बार उससे मैच कर सकते हैं कि हाँ मैं यही लिखने वाला था क्या। इससे आपको अफर्मेशन मिलती रहेगी।
तो चलिए अपनी जर्नी की पहली कमांड में लिखने जा रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट के आगे जो ये पैरेंथेसिस हैं, इनके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इस कोड को रन कराने के लिए अपन क्लिक करेंगे इस एरो पे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमने प्रिंट के बाद जो पैरेंथेसिस हैं, उनके बाद में जो लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये प्रोसेस भी थोड़ी लेंथी है। कैसे? यहाँ पे कोड लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे रन करवाते हैं और यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। अब अगर हम इस कोड को सेव रखते हुए और दूसरा कोड लिखना चाहें तो उसके लिए नई फाइल बनानी पड़ेगी, फिर उसमें कोड लिखेंगे, फिर रन कराएंगे, फिर यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नोटबुक। नोटबुक क्या होती है कि वो एक जगह पे मल्टीपल कोड्स को लिख सकती है, उनको रन भी सेम फाइल से करवा सकते हैं और आउटपुट भी देख सकते हैं। तो नोटबुक जो है उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। लाइब्रेरी, पैकेज या मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ कोड होता है रीयूजेबल, बार बार उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, दूसरे कोड में या फिर दूसरे प्रोग्राम्स में। तो नोटबुक की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है वो है pip इंस्टॉल जुपिटर। PIP यानी पिप जो है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर है। ये पैकेजेस को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के काम में आता है। तो जैसे ही ये कमांड लिख के एंटर दबाया, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है डोंट शो अगेन पे। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम एक नोटबुक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। नोटबुक का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ipynb। तो हम एक नोटबुक क्रिएट करते हैं। यहाँ प्लस कोड पे क्लिक करते हैं और अपना सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और नीचे जाके पाइथन सिलेक्ट करनी है। अब ये जो ब्लू बॉर्डर है ये एक सेल है, इसको रन करवाने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं अपन, तो ये एक बार नोटबुक का एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए कहेगा अपन को। इंस्टॉल एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ एक्सटेंशन बटन पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जुपिटर के जो एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और ये वाली सेल रन होके आउटपुट भी आ चुका है। अब काम काफी इजी हो गया है। हम दोबारा रन करवा के देखते हैं इस सेल को। तो सिंपल शिफ्ट प्लस एंटर के साथ अपना कोड रन हो जाता है और आउटपुट भी अपन को वहीं पे मिल जाता है। प्रिंट को हमने समझ लिया कि प्रिंट के बाद में जो ये पैरेंथेसिस यानी कोष्ठक हैं, इनके अंदर जो भी लिखते हैं वो आउटपुट के तौर पे हमें मिलता है। एक बार की प्रिंट को इतना ही समझते हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं अपन वेरिएबल डिफाइन। अब वेरिएबल क्या चीज होती है? हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, कहीं ना कहीं से मतलब मेमोरी में स्टोर होता है और किसी पार्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है। तो डिफरेंट एड्रेस जो हैं डिफरेंट डेटा के, उनकी वैल्यूज को हम याद नहीं रख सकते इजीली। तो हम किसी भी डेटा को एक नेम दे देते हैं और उस नेम से उस डेटा को अपन रिट्रीव कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नेम और इसमें एक बड़ी सी वैल्यू लिख दी। अब इसको प्रिंट कराते हैं। इसने 2 बार नेम की जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। अब अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराते तो ये जो पूरी वैल्यू है हमें 2 बार लिखनी पड़ती, एक बार इस प्रिंट में, एक बार इस प्रिंट में। तो हमें वेरिएबल की थोड़ी समझ हो गई कि किसी भी वैल्यू को एक नेम दिया जाता है। ये नेम मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, इसकी जगह अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू को एक नेम देते हैं और उसको बार बार अपन अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको जो नेम दिया है हम उस नेम से उस वैल्यू को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ अपना वेरिएबल डिफाइन करना। अब थर्ड चीज हम समझेंगे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पहली जो समझेंगे वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब सिंपल अपने टेक्स्ट डेटा से है और उसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स से भी स्ट्रिंग डिफाइन होती है और दूसरा तरीका है डबल कोट्स। डबल कोट्स से भी स्ट्रिंग डिफाइन होती है। स्ट्रिंग देख ली, उसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर सिंपल अपने नंबर्स होते हैं, डिजिट्स, जैसे 7 ये है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का एग्जांपल हमने देख लिया। उसके बाद में थर्ड डेटा टाइप जो है वो है फ्लोट। फ्लोट से सिंपल सेंस है जिसमें डेसिमल आता है।
ये फ्लोट्स हो गए। अब इससे नेक्स्ट चीज देखेंगे अपन, थोड़े से बेसिक ऑपरेशन समझते हैं। अब जैसे मैंने एक लाइन लिखी 7+7, तो इसमें जो लेफ्ट साइड में 7 है या जो भी वैल्यू होती है लेफ्ट साइड वाली, उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट ऑपरेंड। जो राइट साइड में है उसको बोलते हैं राइट ऑपरेंड। बीच में जो है उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर। और ये कंप्लीट लाइन क्या कहलाती है? ऑपरेशन। तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं। 14, 7+7 14 होता है, अपन सबको पता है। ऐसे ही हम फ्लोट का एग्जांपल देखते हैं। 1.5 आंसर आया है, तो हमने फ्लोट का भी एग्जांपल देख लिया। अब स्ट्रिंग पे कैसे ऑपरेशंस ट्राई कर सकते हैं अपन? जैसे हमने स्ट्रिंग ली 7, उसके बाद में इसको इंटीजर में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिली, और वो यहाँ पे मोटा मोटी ये कह रही है कि इंटीजर को स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करें? उसके लिए सिंटेक्स होता है इंट। अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो डिजिट है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देगा। रन करके देखते हैं। तो ये हमने सीख लिया स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन। अब सेम चीज फ्लोट पे अप्लाई होती है। हमने स्ट्रिंग में कोई फ्लोट वैल्यू ली, और अगर उसको कन्वर्ट करके ऐड करना चाहें तो हम यूज करेंगे फ्लोट, और रन करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ गई 14.5। इसकी जगह अगर अपन ने इंटीजर लिया होता तो यहाँ पे ये एरर है। इसका बेसिक सा मीनिंग यही है कि अगर स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फ्लोट यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर होता, उसको रन कराएंगे तो भी सेम ही एरर आएगी। तो ये स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू है तो ही हम इंट का यूज करेंगे। हम एक और ऑपरेशन देखते हैं। फ्लोट से कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं इंटीजर को। ये रन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू है तो हम इंट और फ्लोट दोनों फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, पर अगर स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू है तो सिर्फ फ्लोट का यूज होगा। इससे नेक्स्ट चीज सीखेंगे अपन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फॉर्मेटिंग होती है कि स्ट्रिंग में अपन डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से कैसे आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक सेंटेंस लिया है, हे गुड टू सी यू। अब हम एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं। अब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना देखेंगे। पहले तो जैसे दो स्ट्रिंग्स को ऐड कराना हो तो सिंपल है, प्लस का यूज करेंगे, और जैसे ही प्रोग्राम रन कराया हमने देखा कि फर्स्ट स्ट्रिंग के आगे सेकंड स्ट्रिंग ऐड हो गई। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इस ऑपरेशन का आउटपुट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें और इसको प्रिंट करा दें तो सेम आउटपुट आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो नेम है ये हे के बाद में एंटर हो, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को रीराइट करेंगे। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग है, अगर उसके बीच में कोई अनदर वैल्यू ऐड करनी है तो हम डबल कोट्स से ही उस स्ट्रिंग को सेपरेट करेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे नेम वेरिएबल। उसके बाद में अब ये टोटल 3 स्ट्रिंग्स हो गई। वो ही ऐड वाला सिस्टम है, फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर ये सेकंड स्ट्रिंग और फिर ये थर्ड स्ट्रिंग, और इन तीनों का जो एडिशन है वो इस सेंटेंस में स्टोर हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कराएंगे। इस रिजल्ट को हटा देते हैं, रन करवाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में स्पेस नहीं आ रहा, तो हम जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा डालते हैं। अब इसको रन करवाते हैं तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया, हे क्वीन गुड टू सी यू। अब हम एक नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं। हमारे पास शुरू में ये स्ट्रिंग थी, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए एफ लिखते हैं स्ट्रिंग के आगे, और जहाँ पे नेम डालना है वहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और उसके अंदर जिस भी वेरिएबल को इंसर्ट करना है उसको लिख देते हैं। अब दोबारा रन करवाते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आ गया। इस मेथड का फायदा ये है कि हम बिना बार बार प्लस ऑपरेटर का यूज किए, स्ट्रिंग को ब्रेक किए, हम डायरेक्ट करली ब्रेसेस डाल के मल्टीपल टाइम्स वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग में। जैसे हमें लास्ट में करवानी है तो हम यहाँ पे भी करली ब्रेसेस डाल देंगे और वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो अब ये हम देख सकते हैं कि नेम वेरिएबल 2 बार प्रिंट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं, और वो है कि हम यूजर से इनपुट कैसे लें।
तो इससे अगली चीज़ सीखेंगे यूज़र इनपुट कैसे लें। तो उसके लिए पाइथन में सिंटेक्स होता है इनपुट। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूज़र का इनपुट किसी वेरिएबल में लेंगे, जैसे किसी यूज़र का नेम इनपुट कराना है प्रोग्राम में, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नेम और सिंटेक्स, पैरेंथेसिस के बीच में स्ट्रिंग डालेंगे, उसमें वो लिखेंगे जो इनपुट के टाइम पे यूज़र को शो हो। अब इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे इनपुट के लिए कह रहा है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूज़र को पता चल जाएगा इनपुट योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेम लेते हैं, प्रेस किया तो जो नेम हमने डाला था वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया और प्रिंट में इस स्ट्रिंग में जाके ऐड हो गया और आउटपुट मिल गया हमें। अभी इससे नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे लिस्ट। लिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट का सिंटेक्स होता है क्लोज ब्रैकेट्स। अब एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का। जैसे हमें डिफरेंट नेम्स की लिस्ट बनानी है तो हम पहले नेम देंगे लिस्ट को, एक लिस्ट, इसके अंदर नेम्स डालेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे नेम्स डाल सकते हैं अपन। ये हमारी लिस्ट डिफाइन हो गई। जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें दिखा देगा लिस्ट प्रिंट करके। एक्चुअली लिस्ट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब जैसे प्रिंट है, जैसे इनपुट है, वैसे लिस्ट भी है। तो हमें पूरा लिखना था वेरिएबल का नेम, तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो प्रिंट कराएं। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंडेक्सिंग समझनी होगी। नॉर्मली हम कैसे काउंट करते हैं कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट 99% टाइम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो पाइथन में लिस्ट की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए फिर से हमें क्लोज्ड ब्रैकेट्स का यूज करना है और उसमें इंडेक्स वैल्यू डाल देनी है। अब जैसे ही प्रिंट कराया तो हमारी जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। अगर फर्स्ट वाली करानी है तो 0 डालेंगे, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। ये तो हो गया किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू निकालना। अब हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाए, तो अब हम हार्ले वैल्यू को डिलीट करवाएंगे। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है डॉट का यूज करते हैं, उसके बाद में यूज करते हैं POP, उसके बाद में इंडेक्स वैल्यू डाल देते हैं। अब हम प्रिंट कराने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हार्ले प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये डिलीट हो रहा है, लेकिन वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल दें, जैसे हमने नेम वेरिएबल में इसका आउटपुट डाल दिया, अब हम प्रिंट कराएं इससे जस्ट नीचे, लिस्ट को चेक करें अपनी। अब दोबारा रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को तो हम देखेंगे कि जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई और बाकी वैल्यूज एज इट इज बच गई। अच्छा, नेम का यहाँ पे क्या सीन है, प्रिंट नेम। इस एग्जांपल से अपन ये समझ सकते हैं कि पॉप का यूज करके अपन पार्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, और अगर वो डिलीट हो रही है तो डिलीट होके उस लाइन का आउटपुट के तौर पे किसी वेरिएबल में हम उसको दे सकते हैं। जैसे प्रिंट, यहाँ पे नेम है वो डिफाइन क्या हो रहा है कि जो वैल्यू डिलीट हो रही है, तो नेम प्रिंट हो गया, उसके बाद में लिस्ट अपडेट हो गई और अपडेटेड लिस्ट को हमने प्रिंट कराया तो वो वैल्यू डिलीट होकर के बची हुई वैल्यूज के साथ लिस्ट हो गई। अब इसमें वैल्यू ऐड कैसे करें, उसके लिए सिंटेक्स होता है डॉट अपेंड। अब इसमें कोई नया नेम ऐड करना है तो हम जैसे ऐड करते हैं, रन करवाते हैं तो इस लिस्ट के लास्ट में जाके ये नेम ऐड हो गया। इससे आगे देखते हैं अपन 2 लिस्ट को ऐड कैसे करें। अब जैसे एक और लिस्ट लेते हैं, अब ऊपर वाली लिस्ट में न्यू नेम्स ऐड करेंगे तो उसके लिए सिंटेक्स होता है एक्सटेंड डॉट। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पहले वाली लिस्ट में न्यू नेम्स ऐड हो गए हैं। अब लिस्ट के कई सारे फंक्शंस होते हैं, यूज कैसे करते हैं मैंने बता दिया, बाकी मैं समझा देता हूँ। एक्सटेंड हमने समझ लिया, अपेंड समझ लिया, POP समझ लिया। क्लियर, क्लियर क्या होता है, अगर लिस्ट को खाली करना हो, एम्प्टी करना हो, क्लियर करना हो तो उसके लिए यूज होता है। जैसे ये लिस्ट यहाँ पे अपडेटेड थी लेकिन क्लियर कमांड देती है, क्या हुआ, पूरी लिस्ट की वैल्यू जो है उड़ गई और यहाँ पे प्रिंट हो गई एम्प्टी लिस्ट। उससे अगला
काउंट, अगर एक लिस्ट में कोई एक वैल्यू बार बार आई है ना, मैनी टाइम्स, तो उसको काउंट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज में लेते हैं। इस फंक्शन को लिख के इसके अंदर डाल देंगे उस वैल्यू को, और ये अपन को इंटीजर फॉर्मेट में आउटपुट दे देगा। ये इंडेक्स फंक्शन लगा के उसके अंदर अपन वैल्यू डालेंगे तो ये उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। अब एक आता है इंसर्ट यूज किया जाता है किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 0 इंडेक्स पे वैल्यू पुट करनी है, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट समझते हैं। कॉपी यूज होता है इसलिए कि अपन इसको कोई, अब हम किसी न्यू वेरिएबल में सेम लिस्ट को कॉपी करना चाहें तो हम क्या करेंगे, नए वेरिएबल का नेम लेंगे, उसके इक्वल लिस्ट ऑफ नेम्स डॉट कॉपी लिख देंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो उस नए वेरिएबल में सेम लिस्ट कॉपी हो जाएगी। रिवर्स, ये लिस्ट की वैल्यूज को रिवर्स करने के काम में आता है। सॉर्ट, जो कई बार अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए काम में आता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है करली ब्रेसेस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर की वैल्यू पेयर होती हैं। अब जैसे की वैल्यू पेयर से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे हर एक एम्प्लॉय आईडी किसी एम्प्लॉय की की होती है, उस की से अपन को सारी वैल्यूज पता चल जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, सिंपली ये किसी की एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद में हम उसका नेम लिख देते हैं, उसके बाद में कोमा लगाते हैं, सेकंड की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। ऐसे ही हम आगे बहुत सारे जितने भी अपन चाहें उतने की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि की से डिक्शनरी में वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करा के देख लेते हैं। कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब जैसे हमको पता है कि किसी एम्प्लॉय की आईडी 4545 है, लेकिन उसका नेम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट्स लगाए और उनमें की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास उसकी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब मान लीजिए हमें उस एम्प्लॉय का नेम अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4545 की पे जो एम्प्लॉय उसका नेम चेंज करना है, तो आगे लिखा इक्वल जो भी अपडेटेड नेम है वो। अब हम दोबारा रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं वैल्यू चेंज हुई या नहीं। तो 4545 पे जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। इसको और थोड़ा अच्छे से देखने के लिए पूरी डिक्शनरी प्रिंट करा लेते हैं अपन, तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो गई पार्टिकुलर की पे। अब हम जल्दी इसके फंक्शन समझ लेते हैं। वैल्यूज, तो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं, सभी वैल्यूज हैं, उनको लिस्ट की फॉर्मेट में रिटर्न करता है। हम देख सकते हैं कि लिस्ट की फॉर्मेट में अपने पास वैल्यूज आ गई हैं सारी। कीज क्या करेगा, सेम वैल्यूज की तरह कीज की लिस्ट अपन को वापस रिटर्न करेगा। आइटम्स देखते हैं। अब ये जो आउटपुट है इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझते हैं टपल। टपल का जो सिंटेक्स होता है वो होता है पैरेंथेसिस। और ये लिस्ट से अलग कैसे होता है कि एक बार जब ये डिफाइंड होता है तो उसी स्टेट में रहता है, इसकी वैल्यूज को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये अपना टपल प्रिंट हुआ और ये भी इंडेक्स्ड होता है सेम लिस्ट की तरह। तो इसमें से कोई वैल्यू लेनी हो पार्टिकुलर इंडेक्स पे, तो हम वैसे ही क्लोज ब्रैकेट्स का यूज करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 99, तो ये वैल्यू हमने प्रिंट करा के चेक कर ली। अब जैसे अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो ये एरर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे जो डेटा, इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट है, किसकी, टपल्स की लिस्ट है, और हर टपल की और उसकी पार्टिकुलर वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम पार्टिकुलर की कोई वैल्यू निकालना चाहें और वो की एग्जिस्ट नहीं करती हो और कोई डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न के तौर पे लेना चाहें, तब यूज में आता है। तो हम गेट को यूज करके देख सकते हैं। इससे जो आउटपुट मिल रहा है उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं अपन। अब जैसे यहाँ पे ये की एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे इसने रिटर्न करवा दिया, की फाइंड की, उसकी वैल्यू ली और आउटपुट किया।
तो हमें 4545 जो की है उसकी वैल्यू एज आउटपुट मिल गई। अब मान लीजिए हम जो की दें वो एग्जिस्ट करे ही नहीं, तो हम क्या रिटर्न करवाना चाहेंगे कि अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो हम रिटर्न करवा दें नो सच यूजर। तो जैसे अब एक ऐसी की डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये की ले रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती अपनी डिक्शनरी में, तो हम प्रिंट करवा के देखते हैं तो इसने वापस रिटर्न कर दिया नो सच यूजर। अगला देखते हैं पीओपी पॉप, ये सेम वैसे ही लिस्ट की तरह काम करता है, ये की वैल्यू पेयर को उड़ा देता है। जैसे यहाँ पे की डालते हैं अपन, अपडेटेड डिक्शनरी प्रिंट कराते हैं, रन करवाते हैं, तो हम देखेंगे कि एक की वैल्यू पेयर जिस की वैल्यू हमने पॉप फंक्शन में डाली थी वो डिलीट हो गई और बाकी डिक्शनरी एज इट इज बच गई। अब हम देखते हैं कुछ लॉजिकल थिंग्स जिनसे पार्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एनेबल होती है। उसके लिए पहले अपने कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यदि दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है, इनको कंपेयर करना हो तो उसके लिए यूज होता है डबल इक्वल। इसका एग्जांपल देखते हैं, हमें रिटर्न में क्या मिला, ट्रू। अगर 5 को कंपेयर कराया 6 से कि एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, तो हमें क्या मिला, फॉल्स। हम सिंगल इक्वल यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होता है असाइनमेंट, किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं किसी वैल्यू के लिए, तो इसके लिए हमेशा अपन क्या करेंगे, डबल इक्वल यूज करेंगे। इससे अगला आता है लेस देन, तो 5 इज लेस देन 6, ये ट्रू है। ग्रेटर देन, 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया अपना। इससे अगला आता है लेस देन इक्वल टू, ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो या तो छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो ये ट्रू आ रहा है और हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो भी ट्रू आएगा क्योंकि या तो लेस देन या इक्वल टू है। अब लेकिन यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि नहीं तो ये छोटी है और ना ही ये बराबर है। अब हम इससे अगला ऑपरेटर देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो ये ट्रू है। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये ट्रू आएगा क्योंकि या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब एक ऑपरेटर और देख लेते हैं, वैसे हमें पता है कोई चीज बराबर नहीं है, उसकी एश्योरिटी के लिए क्या करते हैं, उसके लिए यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। इसको रन करवाते हैं, ये ट्रू आएगा, इसका मतलब होता है इक्वल नहीं है, 5 8 के इक्वल नहीं है, तो हमें इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। अब दो चीजें जल्दी से समझ लेते हैं, एक होती है एंड और एक होती है और। तो एंड जो होता है उसका मतलब होता है कि अगर हमको दो कंडीशन से एक साथ चेक करनी हो और उसमें दोनों ट्रू होनी चाहिए तो उसके लिए एंड का यूज किया जाता है। जैसे हमने किया 5 ग्रेटर देन 6 एंड 9 इज लेस देन 10, इसको रन करवाएं तो ये आ गया फॉल्स। इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। यहाँ पे 5 छोटा है 6 से, न कि बड़ा, तो हम यहाँ पे 7 लेके ट्राई करते हैं तो ये आ गई ट्रू। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, 7 6 से बड़ा है और 9 10 से छोटा है। तो अगर दो कंडीशन है और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, उसके लिए अपन एंड का यूज करते हैं। अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न में फॉल्स ही करेगा। अब क्या है, कई बार हमें ये चेक करना पड़ता है कि कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए यूज करते हैं और का। अब ये क्या होगा, कम से कम अगर दो में से एक कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न में ट्रू देगा। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू थी तो इसने रिटर्न किया ट्रू। अब ऑपरेटर रिवर्स कर देते हैं, अब इसमें ये फॉल्स हो गई कंडीशन और पहले वाली ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर समझ लिए, अब हम इनको यूज करते हैं लॉजिक्स में। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए पहले अपन 3 चीजें समझते हैं, इफ, एलिफ, एल्स। सबसे पहले इफ को चेक करते हैं। इफ इसके आगे कोई कंडीशन देंगे, जैसे हमने डाली 7 इक्वल टू 8, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो कॉलन है इससे नीचे वाली लाइन वो हमें इंडेंशन से यूज करनी है। पाइथन में कोडिंग लाइंस को सेपरेट करने का कोई पार्टिकुलर अलग तरीका नहीं है, जैसे सेमीकोलन यूज करना जावा में यूज करते हैं वैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये अच्छा है, ये दिखने में काफी अच्छा लगता है कि कोलन से नेक्स्ट लाइन में हम पहले 4 स्पेस छोड़ते हैं। जनरल प्रैक्टिस यही है कि 4 स्पेस छोड़ते हैं, यानी सिंगल टैब को प्रेस करते हैं। अब अगर उस लाइन में फिर से कोलन आ गया तो हम उससे अगली लाइन में 8 स्पेस शुरू में प्रिजर्व करेंगे, यानी 2 बार टैब प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल टैब प्रेस करते हैं और एक नेम प्रिंट करते हैं।
इतना तो देखकर समझ में आ गया कि 7 = 8 नहीं होता है। तो इस कोलन के बाद की जो नेक्स्ट लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, वरना नहीं होगी। रन करवा के चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि यहीं पे फॉल्स हो गया। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लाइंस हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी। तो अब हम एक बार चेक करते हैं 7 = 7 रख के। अब ये कंडीशन ट्रू है तो अब रन करवा के देखते हैं तो अपनी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। तो हमें इफ का मतलब समझ में आ गया कि इफ ब्लॉक के अंदर की जो लाइंस हैं वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब हमने जो कंडीशन इफ में प्रोवाइड की है वो ट्रू है, वरना वो सारी स्किप हो जाएंगी। अब सेकंड क्या होता है, एल्स। अब एल्स का मतलब है अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई उससे अगली कोशिश करेगा एल्स फाइंड करने की कि ये कोई कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है। तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट इक्वल, हमने रन कराया। तो अब अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक की जो लाइंस है उनको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स वाली को स्किप कर देगा। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इफ वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा और एल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने कंडीशन फॉल्स कर दी तो इसने इफ वाला स्किप कर दिया और एल्स वाला एग्जीक्यूट किया। कई बार क्या होता है कि काफी सारी चीजें, काफी सारी कंडीशंस हमको वेरीफाई करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक तीसरा जो सिंटेक्स है वो है एलिफ। एलिफ का सिंपल सा मतलब ये है अगर इफ वाली कंडीशन फेल हो रही है तो ये नेक्स्ट एलिफ सेंटेंस पे जाएगा। तो यहाँ पे चेक कराते हैं और रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन फॉल्स थी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसने नेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश की एलिफ, एलिफ एग्जिस्ट करता है और कंडीशन भी ट्रू है तो ये एलिफ को एग्जीक्यूट करा देगा और उसके बाद में उससे नेक्स्ट जो एल्स है उसको स्किप कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट हो तो क्या। तो सेम ये हर एक को ट्राई करने की कोशिश करेगा और पहला जो एलिफ मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करा के सीधे नेक्स्ट एल्स को स्किप करते हुए अगली लाइंस पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे करते हैं, इसमें हम सिंपली लिख देते हैं सेकेंड एलिफ। अब इसको रन करवा के देखते हैं। इसने पहले वाला जो एलिफ है वो एग्जीक्यूट किया और उसके बाद में जो एल्स आता है वहां तक सब कुछ स्किप कर दिया। अब अगर इस कंडीशन पहले वाली को फॉल्स कर दें तो इसने क्या किया, पहले इफ ट्राई किया, फिर एलिफ ट्राई किया, उसके बाद में नेक्स्ट एलिफ ढूंढेगा। इससे अगली एलिफ वैल्यू ट्रू मिली इसको तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया और उसके बाद में देखेगा कि एलिफ है नहीं है तो एल्स ढूंढेगा, हाँ एल्स है तो उस एल्स को स्किप करते हुए आगे चला जाएगा और अपना जो कंपैरिजन ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इफ, एलिफ और एल्स को समझ लिया। तो हमने इफ, एलिफ और एल्स को पढ़ लिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इफ के आगे की कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो ये एलिफ को ट्राई करेगा फाइंड करने की। अगर ये कई सारे एलिफ हैं उनमें से अगर पहले की कंडीशन फॉल्स है तो उसे नेक्स्ट वाले पे ट्राई करेगा और जो ट्रू होगा उसको प्रिंट करेगा। अगर इसको कोई वैल्यू ट्रू मिलती है तो ये, अब हम इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट डालते हैं। सबसे पहले चेक करेगा इफ के आगे की कंडीशन यदि ट्रू है तो ये बाकी सारे एलिफ और एल्स को स्किप करके सीधा प्रिंट की वैल्यू आउटपुट करेगा। यदि इफ की वैल्यू फॉल्स है तो ये अगले एलिफ की वैल्यू चेक करेगा। यदि वो ट्रू है तो जो वैल्यू सबसे पहले ट्रू मिलती है इनमें से ये वो प्रिंट कर देगा। अगर इनमें से जो भी वैल्यू पहले ट्रू मिली तो उस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके और बाकी सारे को स्किप कर देगा और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन अब यदि एल्स से पहले सारी फॉल्स हैं तो ये एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा और उसके बाद वाली ये प्रिंट लाइन को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एलिफ के आगे की जो कंडीशन थी सेकंड एलिफ की वो ट्रू है तो इसने इस सेगमेंट को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद में एल्स को स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें एक वैल्यू ट्रू मिल गई। अब हम पढ़ेंगे लूप्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे दो प्रकार के लूप। ओके, तो पहले हम लूप समझते हैं। लूप का मतलब होता है किसी सेगमेंट ऑफ कोड को बार बार कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करना। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप वैल्यूज पे इटरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम अभी समझेंगे, हमने एक लिस्ट डिफाइन की, नेम्स, ये हमने 3 नेम्स की एक लिस्ट डिफाइन कर ली है। अब हम इसके थ्रू फॉर लूप को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर, उसके बाद में हम इन वैल्यूज पे इटरेट करेंगे। तो हम पार्टिकुलर सिंगल वैल्यू को कोई नेम देंगे, जैसे फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट नेम। रन करवाते हैं तो यहाँ से हमने देखा कि ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको इसने नेम्स में जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए, हर वैल्यू के लिए इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करवाया है। एक बार क्वीन के लिए, एक बार हार्ले के लिए और एक बार डेविड के लिए। तो क्वीन, हार्ले, डेविड ये तीनों प्रिंट हो रहे हैं। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझना हो तो हम इसमें स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। अब इसको रन करवाते हैं
तो ये सिंगल स्ट्रिंग, तो ये सिंगल लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और फॉर लूप इस लिस्ट पे इटरेट कर रहा है। तो पहले क्वीन लिया, वो यहाँ पे नेम वेरिएबल में असाइन हुआ, यहाँ पे आया और इसके साथ अटैच होके ये प्रिंट हो गया। सेम आगे की वैल्यूज के लिए। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल डिक्शनरी के साथ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आईडी और नेम की की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। डिक्शनरी के लिए हम फॉर लूप का यूज किस तरह करते हैं वो चेक करते हैं। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको तो की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर की कोमा वैल्यू इन, डिक्शनरी का नेम लिखेंगे यहाँ पे। और की वैल्यू पेयर पे इटरेट कराने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है आइटम्स। हमने देखा था कि जो की वैल्यू पेयर्स के टपल की वैल्यू रिटर्न करती है एज ए लिस्ट, वो है आइटम। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे की तो होगी ये जो आईडीज असाइन की हुई हैं अपन ने ये, और इनकी वैल्यूज होंगी ये। तो यहाँ पे अपन डालेंगे वैल्यू। अब इसको रन करवाते हैं। तो ये एरर आ गई। ये एरर क्या है? ये वही एरर है कि स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। ये तीनों स्ट्रिंग है और ये क्या है? इंटीजर। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब रन करवाते हैं दोबारा। तो ये अपना सक्सेसफुली रन हो गया प्रोग्राम और ये आउटपुट कर रहा है द आईडी ऑफ क्वीन इज 7777 और सेम टी वाई के लिए आउटपुट आ रहा है। तो हमने डिक्शनरी के लिए प्रिंट करा के देख लिया। अब हम नेक्स्ट लूप पर चलते हैं। नेक्स्ट लूप जो है वो है वाइल। वाइल का अगर अपन ट्रांसलेशन देखें तो वो होता है जब तक। तो ये सही है। वाइल के आगे जो भी कंडीशन होगी वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप रन होता रहेगा। जैसे कोई वेरिएबल लेते हैं अपन नंबर नेम से और उसकी वैल्यू लेते हैं 4। अब हम लूप लगाते हैं कि नंबर की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी हो तब तक ये लूप रन होता रहे। यहाँ पे कराएंगे प्रिंट नंबर। अब इसको रन कराते हैं तो ये इनफाइनाइटली रन होने लग गया। इसको इंटरप्ट करते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर की वैल्यू हम चेंज तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये लूप रन होता रहेगा। तो अभी पहले नंबर की वैल्यू को भी चेंज करते हैं। अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारा लूप रन हो गया, स्टॉप भी हो गया। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नंबर की वैल्यू 4 है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0। उसके बाद में इसने प्रिंट कराया 4। उसके बाद में इस स्टेटमेंट में 4 - 1 3 होके वापस नंबर में असाइन हो गया। अब ये 3 वापस यहाँ पे चेक होगा। 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू। यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। ऐसे ही प्रिंट होता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? 1। 1 ग्रेटर देन 0 यहाँ पे ट्रू होगा। ये प्रिंट कराएगा 1। उसके बाद में क्या होगा? 1 - 1 0 0 वापस नंबर में असाइन हो जाएगा और ये यहाँ पे आके 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो हमने व्हाइल लूप को समझ लिया। अब हम एक और कीवर्ड देखते हैं पाइथन का, वो है ब्रेक। ब्रेक किस लिए यूज होता है? ये जो लूप की गाड़ी चलती है इस पे ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि ये लूप को वहां से तोड़ देता है। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेम प्रिंट हो रहा है 1 तक, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे इसने 4 प्रिंट कराया, लेकिन इससे अगला स्टेटमेंट है ब्रेक। तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक समझ में आ गया। ब्रेक सिंपली लूप को ब्रेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इससे अगला कीवर्ड हम देखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू से अपन सिंपली ये समझते हैं कि लूप में जहाँ पे अपन कंटिन्यू लिखते हैं उससे नीचे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उससे ऊपर ऊपर वाला एग्जीक्यूट होता है। जैसे अभी अपन समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार कंडीशन लेके समझा रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या किया है कि नंबर इस लूप में जब 3 होगा तो इससे नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं हो, वरना अगर 3 नहीं है तो एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी इनफाइनाइट मोड में चला गया। अभी समझाता हूँ मैं क्यों। वो इसलिए कि जैसे ही नंबर 3 हुआ तो एक वापस क्या करता है, यहाँ पे भेज देता है स्टार्टिंग में लूप के। ये फिर आता है क्योंकि 3 है तो ये वापस भेज देता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर को डिक्रीज करने का कोड है ये फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। अब इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि 4 है, 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ, 4 - 1 3 और ये 3 है, 3 = 3 ये ट्रू हो गया। तो ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू होती है, नीचे वाला स्किप कर देगा और वापस यहाँ पे चला जाएगा। 3 ग्रेटर देन 0 वैसे ही यहाँ पे 2 हो गया। अब ये ट्रू, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये प्रिंट कर देगा। 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही 1 और वैसे ही 0 के लिए। पहले यहाँ पे 0 प्रिंट नहीं हो रहा था, अब की बार 0 प्रिंट हुआ है। ये आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। अब इससे अगला देखते हैं पास। पास कीवर्ड अपन डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। इसको रन करवाते हैं।
तो इसने 3 भी प्रिंट कर दिया। तो पास बेसिकली यहाँ समझने वाली चीज नहीं है। पाइथन में एक्चुअली होता क्या है कि कोलन के बाद वाली नेक्स्ट लाइन हमें कुछ ना कुछ लिख के फिल करनी होती है। तो ये पास है, ये कुछ भी नहीं करता, डू नथिंग स्टेटमेंट है ये। तो इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया, नंबर 3 था तो भी इससे अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और 3 प्रिंट हो गया। तो हमने व्हाइल लूप देख लिया। नोटबुक में क्लियर ऑल आउटपुट्स पे क्लिक करके अपन जो आउटपुट मिले होते हैं अपन को प्रीवियस रन्स के, तो उनको क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 2 चीजें हैं वो ध्यान से समझना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें से पहली आती है फंक्शन। मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फंक्शन को डेफ लिख के स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का कोई नेम देते हैं, जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया ग्रीट एम्प्लॉय। उसके बाद में एक कोलन लगाते हैं। फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा तो वो इंडेंशन के बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मेक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे प्रिंट। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है फंक्शन का। कोई भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उस फंक्शन का नेम और फिर पैरेंथेसिस। इसको रन करवा के चेक करते हैं तो ये यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम सोचे तो ये तो अपन कोई वेरिएबल डिफाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में क्या फायदा होता है, इसमें अपन परम्स यानी कि पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक पैरामीटर डिसाइड किया नेम, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर किसी नेम के साथ में ग्रीट करे। अब हम जैसे ही इसमें कोई नाम डालेंगे, कोई भी नाम डालेंगे, जैसे हमने नाम डाला क्वीन, तो इसने ये प्रिंट कर दिया हेलो क्वीन और उसके आगे की स्ट्रिंग। अब ये काफी इजी हो गया हमारे लिए, जैसे मल्टीपल एम्प्लॉइज को ग्रीट करना है तो अब हमें बार बार ये इतनी लंबी स्ट्रिंग लिखनी, ऐड वगैरह करनी, इनकी जरूरत नहीं रहेगी। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, तो इसने दोनों एम्प्लॉइज को ग्रीट कर दिया। अपन को क्या करना पड़ा, सिर्फ नेम चेंज करना पड़ा। तो ये फंक्शन होते हैं क्या, किसी भी ब्लॉक को हम एक साथ बार बार कहीं पे एग्जीक्यूट करवा सके। रीयूजेबल कोड लिखने में फंक्शन और क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे हम फंक्शन में हम कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और पैरामीटर अपन डिफाइन करते हैं डे। इस पैरामीटर को भी अपन यूज में लेते हैं। हम सिंपली डिफरेंट डेज पास कर सकते हैं आराम से, और अलग अलग सेंटेंस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस क्वीन और मंडे के लिए हो गया, एक सेंटेंस डेविड और ट्यूसडे के लिए हो गया। अब फंक्शन का थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, इसमें हम क्या लेंगे, परसेंट में 2 वैल्यूज तो कम से कम ली जाती हैं। पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल। तो ये पहले मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने सिंपल तरीका यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। अब जहाँ पे ये फंक्शन हम काम में ले रहे हैं वहाँ पे वैल्यू को वापस सेंड करने के लिए अपन यूज करेंगे रिटर्न। अब जैसे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं 5 10 और इसमें इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू रिटर्न करे वो 5 10 में अपेंड हो जाएगी। उसके बाद में इसको प्रिंट करते हैं वैल्यू को। तो जैसे ही हमने रन किया तो इसने प्रिंट कर दिया 50%, मतलब अपना फंक्शन सही से कर रहा है। ये सारी चीज थी समझाने के लिए रिटर्न कीवर्ड और फंक्शन एग्जीक्यूशन की जो वैल्यू होती है वो कैसे रिटर्न होती है और काम में ली जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं, वो है क्लास। अब क्लास क्या है, पूरी प्रोग्रामिंग का ओरिएंटेशन ही चेंज करके रख देती है। क्लास का नाम सुनते ही दिमाग में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जैसे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लें, जैसे किसी कैट का एग्जांपल लें, तो कैट के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है। जैसे कैट का एक एट्रीब्यूट हो गया कलर, उसकी वैल्यू डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हो सकती है। जैसे ब्लैक कैट है ना, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब 5 मिनट खड़े रहेंगे, वैसे वाला ब्लैक। व्हाइट कैट, चितकबरी कैट, ऐसे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक एट्रीब्यूट हो गया हाइट, बिल्कुल ऐसे छोटी सी बिल्ली, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, एक बहुत बड़ी, तो मतलब हाइट भी एक एट्रीब्यूट हो गया। फिर ऐसे लेंथ हो गया एट्रीब्यूट की, कम लंबी बिल्ली, फिर थोड़ी सी लंबी, एक बहुत ज्यादा लंबी बिल्ली। ऐसे कैट के फंक्शंस होते हैं, जैसे खाना खाना, म्याऊ म्याऊ करना, जंप करना, झपट्टा मारना, ये उसके फंक्शन हो गए। तो मतलब ये है कि क्लास इन द सेंस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे सारी कैट्स जो हैं अगर उनको कंबाइन करें तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन उनके फंक्शंस हैं। लेकिन अगर किसी एक कैट की बात करें तो वो उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस हो जाएगी। इतना समझना काफी है एक बार। अब चलते हैं अपन आगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने एक क्लास डिफाइन की कैट।
अब अगर इसमें हम डिफॉल्ट कोई वैल्यू इनिशिएट करवाना चाहें तो कंस्ट्रक्टर में करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो सबसे पहले क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है। यहाँ पे अपन पास करेंगे सेल्फ। ये सेल्फ समझने में हमें कतई दिमाग नहीं लगाना है, इतना सा समझ लो बस कि क्लास का जो फंक्शन है, जो क्लास में डिफाइंड है, उनमें सब में सबसे पहले सेल्फ आएगा और सेल्फ पार्टिकुलर इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कैट्स के किसी पार्टिकुलर इंस्टेंस, किसी कैट की बात कर रहे हैं तो सेल्फ उसको रिप्रेजेंट करता है। हम इसको आगे और थोड़ा समझ जाएंगे, जैसे सेल्फ पास। अभी हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाल रहे तो ये एरर ना दे दे, इसलिए हमने सिंपल पास डू नथिंग वैल्यू डाल दी। उसके बाद में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया म्याऊ। तो अपनी कैट बार बार करनी चाहिए। अब एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे ईट, खाना भी खाती है बिल्ली। अब एक बार की दो ही सिंपल फंक्शन लेते हैं। अब किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे cat1, क्लास का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब सिंपली रन करते हैं इसको। कोई आउटपुट नहीं आया, हमने कैट से कुछ कराया भी नहीं या कैट ने कुछ किया भी नहीं। तब हम आउटपुट लेके देखते हैं cat1। अब हमारी कैट क्या करेगी, म्याऊं करेगी और फिर क्या करेगी, फिर खाना खाएगी, क्योंकि भूखी हो गई ना म्याऊं करके, तो वो खाना खाएगी। अब खाना खा के क्या करेगी, फिर से म्याऊं करेगी। अब इसको रन करवाते हैं। अब ये एरर आ गई, तो शायद हमने ये गड़बड़ कर दी जो हमने सबसे पहले कही थी कि बिना सोचे समझे क्लास के हर फंक्शन में पहला पैरामीटर सेल्फ लगाना है। इसको दोबारा रन करते हैं। ये कैट ने म्याऊं म्याऊं किया, भूख लगाई, फिर इसने खाना खाया, फिर इसने फिर से म्याऊं म्याऊं किया। तो ये हो गई क्लास। अब हम इसको समझते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन पे रन हो। यहाँ पे अपने एक पैरामीटर डालते हैं कैट नेम और यहाँ पे डालते हैं स्लीप टाइम। अब इस पास को हटा देते हैं। अब एक बात याद रखना कि हम सेल्फ के साथ में जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो अपनी पूरी क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ के साथ में ही। तो हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया नेम ऑफ कैट, इसमें जो परम है उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। कैट का स्लीपिंग टाइम डिफाइन करते हैं, इसमें पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी वो डाल देते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, कैट का नेम डालते हैं, हमें पता चले कौन से वाली कैट म्याऊं म्याऊं कर रही है। एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं स्लीप, इसमें बिल्ली को सुलाते हैं। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे वरना एरर आएगी। अब एक कैट और बनाते हैं यहाँ पे उसका। अब ये जो कैट बना रहे हैं इसमें हमें ये वैल्यूज डालनी होंगी। बिल्ली और कैट1 में डालते हैं अपन, ये बिल्ली नहीं ये बिल्ला है, बिल्ला। और स्लीपिंग टाइम इसके लिए है 20 सेकेंड, इसके लिए है 10 सेकेंड। अब हमने दो जानवर पाल लिए हैं, एक बिल्ली और एक बिल्ला, तो इनके वेरिएबल नेम भी अपन वैसे ही डिफाइन करें तो अच्छा रहे। ये है बिल्ला, ये है बिल्ली। अब बिल्ला क्या कर रहा है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, और बिल्ली भी क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। उसके बाद बिल्ला तो सो गया, मगर बिल्ली ने खाना खाया। उसके बाद बिल्ली सो गई, लेकिन बिल्ला जग गया और जगते ही उसने खाना खाया, क्योंकि वो खा के नहीं सोया था। और खाना खा के उसने वापस से म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज सुन के बिल्ली की भी नींद खुल गई, उठ के वो भी वही म्याऊं म्याऊं करने लग गई। ये अपना प्रोग्राम रेडी, इसको रन कराते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दो, पहले बिल्ली ने म्याऊं किया, फिर बिल्ली ने म्याऊं किया, बिल्ला सो गया, बिल्ली ने खाना खाया, फिर सोई, फिर बिल्ली ने खाना खाया, बिल्ला म्याऊं म्याऊं किया, तो बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करने। तो हमने एक स्टोरी टाइप प्रोग्राम बना दिया। तो हमें क्लास आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी।